हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे चैनल एडुवाटका में स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग के समक्ष क्लास 8 का एनसीईआरटी का नोट्स जो मेरा था वो आप लोग से शेयर कर रहा हूँ, ज्योग्राफी का। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति, आने वाली एग्ज़ाम के प्रति ईमानदारी पूर्वक मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो संसाधन संसाधन प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है कि एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। पेटेंट का अर्थ क्या, पेटेंट शब्दावली का अर्थ क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में, याद रखिएगा। अब शब्दावली देखिए, पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कारक पर एकमात्र अधिकार से है। पेटेंट का अर्थ ही होता है कि इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कारक पर एकमात्र अधिकार से है। संसाधन को दो महत्वपूर्ण कारक हैं। संसाधन के कितने कारक हैं? दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। पहला है समय और दूसरा है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी कहने का मतलब कि किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही प्रौद्योगिकी कहलाता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा आप लोग। विकास एवं प्रयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। जैसे वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसकी मात्रा ज्ञात होती है और इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है, उसे वास्तविक संसाधन कहते हैं। और संभाव्य संसाधन जो है वे संसाधन जिसका संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं होती है, उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे संभाव्य संसाधन का एग्जाम्पल है कि लद्दाख में यूरेनियम पाया गया है लेकिन उससे अभी निकल नहीं रहा है, वो फ्यूचर में आशा है कि निकलेगा। फिर एग्जाम्पल देखिए, जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में ढक्कन की काली मिट्टी, ये सब क्या है? तो वास्तविक संसाधन है। चैप्टर 2 का देखते हैं, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव, इसमें पढ़ना है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि जल है? भूमि जो है वो लगभग 30% और जल जो है लगभग 70% है दोस्तों। 1/3 जो है वो जल है। विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या असमान पाया जाता है, क्यों? बता सकते हैं, क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है। तो भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण जो है विभिन्न भागों में जनसंख्या असमान पाया जाता है। विश्व के सबसे सघन बसे क्षेत्र कहाँ पर हैं? तो उर्वर मैदान और नदी जहाँ है वहाँ बहुत ही सघन क्षेत्र है दोस्तों। भारत में भूमि के प्रतिशत के अनुसार क्षेत्रफल, फसल भूमि, चरगाह भूमि और अन्य उपयोग। भारत में 57% जो भूमि है वो फसल भूमि है और 1.1% जो है वो चारागाह है। 4% जो है वो चारागाह है, 22% पर वन है और अन्य उपयोग में 17% भूमि लगा हुआ है। विश्व का देखें तो 11% फसल भूमि है और 26% चारागाह है, 131.1% है और अन्य उपयोग में 32% है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपयोगिता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या एवं प्रौद्योगिकी। भूमि के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है,
भूमि को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो दो। निजी भूमि जिसके व्यक्तियों के स्वामित्व होते हैं, पर्सनल जो भूमि होते हैं। सामुदायिक भूमि जिसे समुदाय के स्वामित्व में होती है, मतलब उसका यूज जो है पूरा समुदाय लोग, कम्युनिटी लोग कर सकता है। सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ भूस्खलन घटित होती है। भूमि का संरक्षण कैसे होगा? चैप्टर 3 है दोस्तों क्लास 8 का। तो भूमि का संरक्षण वन रोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों एवं उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक से भूमि संरक्षण कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। मृदा, पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। मृदा किसे कहते हैं? मृदा के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। यह भूमि के निकटता से जुड़ी हुई है। अब देखिए, इसका अलग अलग लेयर होता है। मिट्टी का स्तर 1, लेयर 1 में ह्यूमस एंड वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, लेवल 2 में बालू, गाढ़, क्ले के साथ उपमृदा, और स्तर 3 में अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, और स्तर 4 में जनक चट्टानें। क्या आप जानते हैं कि केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं दोस्तों। 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज एवं जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों एंड जैव पदार्थ का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है दोस्तों। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों, उद्योग की स्थापना, ये सभी में भूमि का उपयोग किया जाता है। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता क्या होता है? सीमित रहता है दोस्तों। मृदा के निर्माण में प्रभावित करने वाले कारक, देखिए मृदा का निर्माण कैसे होता है देखते हैं। जनक सेल का काम क्या है? रंग देना, गठन, रासायनिक गुणधर्म देना, खनिज मात्रा देना, पारगम्यता को निर्धारित करना। अपक्षय ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं कौन? उच्चवाच, तुंगता एंड ढाल, ये जो है मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं वनस्पति, प्राणीजात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय जो है मृदा की परिच्छेदिका की मोटाई को निर्धारित करती है। आगे बढ़ते हैं तो मृदा के निर्माण के कारक हैं जनक सेल का स्वरूप और जलवायु की कारक। मृदा का निम्नीकरण एवं संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता। मृदा संसाधन के 2 मुख्य खतरे हैं, मृदा अपरदन और मृदा की क्षीणता। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों द्वारा मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों एंड कीटनाशक का अधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़, ये सभी मृदा के निम्नीकरण में सहायक हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं तो भूस्खलन क्या है? तो भूस्खलन को समान रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहत संचालन के रूप में परिभाषित किया जाता है। भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। भूस्खलन को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो देखिए उपाय क्या है? तो भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। नेक्स्ट, भूस्खलन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां हैं, जैसे मल्च बनाना। देखिए मल्च जो है ये पूछा गया क्वेश्चन, पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा का आर्द्रता रुकी रहती है, इससे मृदा का संरक्षण होता है। वेदिका फॉर्म क्या है? देखिए ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह पर फसल उगने के लिए।
उपलब्ध हो जाए। जैसे चाय जो है वेदिका फॉर्म का ही उदाहरण है, चाय जो है वेदिका फॉर्म के तरह ही उगाया जाता है। समोच्च रेखीय जुताई क्या होता है दोस्तों? तो एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई की ढाल से नीचे बहते हैं, उसे समोच्च रेखीय जुताई कहते हैं। रक्षक मेखला मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तटीय प्रदेशी एवं शुष्क प्रदेशों में पवन की गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, उसे रक्षक मेखला कहते हैं। समोच्च रेखीय रोधिकाएं पत्थरों, घास, मृदा बनने के लिए उपयोग किया जाता है। चट्टान बांध यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों कि जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ पर 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुए हैं। महासागर पृथ्वी सतह के 2/3 भाग ढके हुए हैं। महासागर का जल लवणीय मानव के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.71% है। लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों हिमानियों में है। केवल 1.1 अलवण जल उपलब्ध है जो मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त है दोस्तों। जो पीने के लिए हम लोग के काम में आता है वह मात्र 1.1% ही जल है। एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, याद रखिएगा कि एक बूंद जो टपक रहा है नल, एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है दोस्तों। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी नल जब भी खोलें तो नल को बहुत ही अच्छी तरह बंद कर दें ताकि पानी का बर्बादी ना हो। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन 135 लीटर जल का उपयोग करता है। कितना करता है? 135 लीटर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाली अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। जल की उपलब्धता की समस्याएं अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया में है दोस्तों। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थलमंडल वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जिसे जैवमंडल कहते हैं। सभी जीवित जातियां रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है जिसे परितंत्र कहते हैं। परितंत्र को याद रखिएगा आप लोग। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफेनिक एस्प्रिन अथवा इब्रुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन, इसमें से कौन पीड़ानाशी दवाइयाँ हैं? तो डिक्लोफेनिक एस्प्रिन और इब्रुप्रोफेन जो है वो पीड़ानाशी दवाइयाँ हैं दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफेनिक एस्प्रिन अथवा इब्रुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है उनके अपमार्जक उपरांत गिद्ध या किडनी खराब होने से मर रहे हैं। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जा रहा है। विश्व के वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है दोस्तों। विश्व के वनस्पति के मुख्य 4 प्रकार के वर्गों में रखा गया है। वन पहला, दूसरा घास स्थल, तीसरा गुल्म और चौथा टुंड्रा। खनिज एवं शक्ति संसाधन। खनिज और शक्ति संसाधन चैप्टर 3 है दोस्तों क्लास 8 का। खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में संकेंद्रित है। खनिजों को कैसे पहचाने जा सकते हैं? तो वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचान सकते हैं। खनिज के प्रकार है दोस्तों, पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज पाए जाते हैं। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, धात्विक एंड अधात्विक। खनिज धात्विक और अधात्विक। धात्विक में लौह,
लौह में बांटा गया है, और अधात्विक में चूना पत्थर। जिसमें लोहा होता है उसे लौह अयस्क कहते हैं, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बक्साइट, ये सब जो है लौह अयस्क है। जिसमें लोहा नहीं होता है जैसे चांदी, सोना, तांबा और सीसा। धात्विक खनिज में धातु कच्चे रूप में होते हैं। धातु एक कठोर पदार्थ हैं, ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होते हैं। धातु के पास क्या होता है तो चमक होता है। अधात्विक खनिज धात्विक नहीं होती है, जैसे चूना पत्थर, अब्रक, जिप्सम। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज है। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि इनमें से कौन अधात्विक खनिज है, कौन धात्विक खनिज है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़िएगा। सेल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है। अयस्क सेल जिनमें खनिजों के खनन करते हैं। अभी तक 2800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिनमें से केवल 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। खनिजों की किन किन विधि द्वारा निष्कासित किया जाता है तो खनन, प्रवेधन और आखनन 3 विधियां हैं दोस्तों। खनिजों का निष्कर्षण खनन, प्रवृत्त खनन और कुपकी खनन 2 प्रकार के खनन होता है। आगे बढ़ते हैं तो खनन क्या है पढ़ते हैं। तो पृथ्वी के सतह के अंदर दबी सैलों की बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। विवृत खनन क्या है तो कम गहराई के अंतर्गत मिलने वाली जो भी खनिज होते हैं वो विवृत खनन है दोस्तों। जैसे सोना, चांदी, कॉपर। पूछा गया था क्वेश्चन दोस्तों कि सोना को किस खनन की प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है। कुपिक खनन, ज़्यादा गहराई तक खोदना पड़ता है इसमें, तो इसे कुपिक खनन कहते हैं दोस्तों। जैसे कोयला को कुपिक खनन द्वारा बाहर निकाला जाता है। प्रवेधन कुपिक खनन से भी ज़्यादा गहराई तक खोदना पड़ता है, उसे प्रवेधन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और तेल के लिए आपको कुपिक प्रवेधन के माध्यम से निकाला जाता है। आगे है दोस्तों कि आखनन खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। खनिजों का वितरण खनिज विभिन्न प्रकार की सेलों में पाए जाते हैं। कुछ अग्नेय सेलों में पाए जाते हैं और कुछ कयांतरित सेलों में पाए जाते हैं, जबकि अन्य अवसादी सेल में पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा खनिज किस में पाया जाता है दोस्तों तो अवसादी चट्टान में। धात्विक खनिज को कयांतरित सेल समूहों में पाए जाते हैं। धात्विक खनिज किस में तो कयांतरित सेल समूह में पाए जाते हैं, जिनमें विशाल पठारों का निर्माण होता है। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटेरियो जो कनाडा में है तांबा और निकेल का निक्षेप होता है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका लौह, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम अग्नेय और कयांतरित सेलों में पाए जाते हैं। मैदान और नवीन वलित पर्वत के अवसादी सेल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इसका क्लास 8 का ज्योग्राफी का जो नोट्स है उसका पार्ट 2 लाकर ख़त्म कर दिया जाएगा दोस्तों। और इसका नोट्स आप लोग ज़रूर बनाइएगा, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा दोस्तों, क्योंकि ज्योग्राफी जो है थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। और इससे क्वेश्चन BSSC में बनता है दोस्तों। ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है NCERT से सेम टू सेम उठा के डाल दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।